वैसे तो गुरुकुल का यह माध्यमिक शिष्य दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके शरीर से साफ स्पष्ट हो रहा था कि उसमें ताकत पर्याप्त मात्रा में है। तुम्हारे इस सुवर्ण कुंतल इंदूर की कीमत क्या है? मुझे बताओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। वो माध्यमिक शिष्य चलते हुए आकर्ष की टेबल के पास आया और बिल्कुल भावहीन होकर कहा। उसका सवाल सुनकर दिया के चेहरे पर हल्के गुस्से का भाव आ गया। स्पष्ट था कि उसे उस माध्यमिक शिष्य के बात का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनकर सुवर्णा भी उस माध्यमिक शिष्य की तरफ गुस्से में देखने लगी। स्पष्ट था कि वो भी उस माध्यमिक शिष्य की बात अच्छे से समझ पा रही थी। हालांकि सुवर्णा इस समय गुस्से में उस माध्यमिक शिष्य की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके सुनहरे बाल और हरी रंग की आंखों के साथ उसका चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि वो गुस्से में भी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी। हरी आंखों वाला सुवर्ण कुंतल इंदूर, सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य की आंखें खुशी से चमक उठीं। सुवर्णा की आंखों को देखने के बाद उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया था कि जरूर यह एक विशेष प्रकार का सुवर्ण कुंतल इंदूर है। जहां तक उसने सुन रखा था तो एक सुवर्ण कुंतल इंदूर का ऊर्जा स्तर वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद अर्ध मूल मंडल में प्रवेश कर सकता था, और क्योंकि उसके हिसाब से सुवर्णा एक विशेष प्रकार की सुवर्ण कुंतल इंदूर थी, तो उसे पूरा विश्वास था कि आगे भविष्य में जाकर सुवर्णा मूल मंडल में भी प्रवेश कर सकती है। तुम यहां से जा सकते हो, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य की आंखों में लालच का भाव देख आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। आकर्ष का जवाब सुनकर सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य को थोड़ी हैरानी हुई। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य ने आकर्ष की तरफ देखा और एक घमंड से भरी आवाज में पूछा। उसके सवाल पूछने के तरीके से ही आकर्ष का समूह आसानी से समझ पा रहा था कि वो माध्यमिक शिष्य अपनी पहचान से उनको डराना चाह रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम सप्तशौर्य गुरुकुल के एक माध्यमिक शिष्य हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गुरुकुल के माध्यमिक शिष्य होने का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी के भी कीमती सामान को अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हो। यह मेरा खूंखार जानवर है और यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं इसे बेचना चाहता हूं या नहीं। फिलहाल के लिए मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए तुम चुपचाप यहां से जा सकते हो। आकर्ष ने एक बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। मैं यहां से जा सकता हूं? आकर्ष की बात सुनकर सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य के चेहरे के भाव कठोर हो गए। आज तक किसी ने भी उसे इस प्रकार से मना नहीं किया था। बच्चे, अपने मुंह पर थोड़ा नियंत्रण रखो, क्योंकि कई बार दुर्भाग्य इसी के कारण आता है। सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य ने एक कर्कश आवाज में कहा। अवंती, साम्राज्य के लगभग सभी परिवार उनके सप्तशौर्य गुरुकुल से उलझने से डरते थे, और आज एक ऐसा लड़का जिसके अस्तित्व का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो माध्यमिक शिष्य भला इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनने के बाद आकर्ष ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। यहां पर आए हुए अभी उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो बिना सोचे समझे हर किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन वो झगड़ा नहीं करना चाहता है, इसका मतलब यह नहीं था कि सामने वाला भी इसी प्रकार के विचार रखेगा। जब उस माध्यमिक शिष्य ने देखा कि आकर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसे लगा कि शायद आकर्ष उससे डर गया है। अगर वो थोड़ी और कोशिश करें तो शायद उस सुवर्ण कुंतल इंदूर को आकर्ष से खरीद सकता है। यही सोचकर उसने अपना हाथ आगे किया और अपनी जादुई अंगूठी में से कुछ चांदी के सिक्कों के बिल निकालकर आकर्ष की टेबल पर रख दिए। इनकी कीमत पूरे 1 लाख चांदी के सिक्के हैं। चुपचाप इन्हें रखो और तुम्हारा यह सुवर्ण कुंतल इंदूर मुझे दे दो। उस माध्यमिक शिष्य ने एक घमंड से भरी आवाज में कहा। लाख चांदी के सिक्के। उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनकर आकर्ष को हल्का गुस्सा आ गया, पर अभी भी उसने उस माध्यमिक शिष्य के सामने अपना पूरा गुस्सा प्रदर्शित नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 10 लाख चांदी के सिक्के देता हूं। मुझे एक दूसरा सुवर्ण कुंतल इंदूर खरीद कर ला दो।
आकर्ष ने फिर से एक शांत स्वर में कहा। वही दिया। कन्वी के चेहरे के भाव एकदम से कठोर हो गए जब उन्होंने देखा कि उस माध्यमिक शिष्य ने सुवर्णा की कीमत सिर्फ 1 लाख चांदी के सिक्के लगाई है। सबसे पहले तो वो दोनों सुवर्णा को बेचना नहीं चाह रही थीं, और अगर वो बेचना भी चाहे तो भी सुवर्णा की कीमत सिर्फ 1 लाख चांदी के सिक्के तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बच्चे, अपना यह गुस्सा किसी और को दिखाना। तुम्हें शायद हमारे सीनियर की पहचान का अंदाजा नहीं है। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपना यह खूंखार जानवर हमारे सीनियर को बेच दो, वरना। ठीक इसी समय सप्त शौर्य गुरुकुल की वो दोनों प्राथमिक शिष्य, जो कि अभी भी अपनी टेबल पर बैठकर अपने सीनियर और आकर्ष की बातें सुन रहे थे, वो आकर्ष की टेबल के पास आए और आकर्ष को धमकी देते हुए कहा, हमारे सीनियर सप्त शौर्य गुरुकुल के माध्यमिक शिष्यों के प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक है। यहां आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे सीनियर की बेइज्जती करे। अगर तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो चुपचाप अपना यह खूंखार जानवर हमारे सीनियर को दे दो। अगर तुम प्यार से मानो तो ठीक है, वरना हमारे पास इस खूंखार जानवर को हासिल करने के दूसरे तरीके भी है। दूसरे प्राथमिक शिष्य ने भी आकर्ष को धमकी देते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि जब तक मेरे पास मेरा यह खूंखार जानवर है, मेरी बुरी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर मुझे अपनी बुरी किस्मत से पीछा छुड़वाना है तो मुझे अपना यह खूंखार जानवर तुम्हारे सीनियर को बेचना होगा, है ना? आकर्ष ने उन दोनों प्राथमिक शिष्यों की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल। दोनों प्राथमिक शिक्षा में एक साथ एक ही स्वर में जवाब दिया। अच्छा, ऐसा क्या? उन दोनों का जवाब सुनकर आकर्ष ने अचानक से हंसना शुरू कर दिया और सुवर्णा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुवर्णा ने भी इस बार कोई असहमति नहीं जताई और सीधे आकर्ष के हाथों में आकर बैठ गई। इसके बाद वो सप्त शौर्य गुरुकुल के उन तीनों शिष्यों की तरफ देखने लगी और अपने पंजे को निकालकर आकर्ष को कुछ इशारे करने लगी। आकर्ष आसानी से समझ पा रहा था कि सुवर्णा उससे क्या कहना चाह रही है। वो उससे पूछ रही थी कि क्या वो इन तीनों शिष्यों पर हमला कर सकती है और उन्हें खत्म कर सकती है। आकर्ष को सुवर्णा की शक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। सुवर्णा के पास सच में ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन उसने अभी के लिए सुवर्णा को हमला करने से मना कर दिया। उसके हिसाब से अगर उसने अभी इन तीनों शिष्यों को खत्म करवा दिया तो उसकी इतनी लंबी यात्रा करना व्यर्थ चला जाएगा। सप्त शौर्य गुरुकुल को जब पता चलेगा कि आकर्ष ने उन्हीं के गुरुकुल के 3 शिष्यों को खत्म करवाया है तो वो कभी भी उसे अपने गुरुकुल में नहीं लेंगे। चलो, कम से कम तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है कि तुम सोच पाओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। पहले प्राथमिक शिष्य ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल उसने जब देखा कि आकर्ष सुवर्णा को मना कर रहा है तो उसे लगा कि शायद आकर्ष सुवर्णा से यह कह रहा है कि अब सुवर्णा उसके साथ नहीं रह सकती है, उसे उन तीनों शिष्यों के साथ जाना होगा। सिर्फ उस पहले शिष्य के, बल्कि दूसरे प्राथमिक शिष्य और उस माध्यमिक शिष्य का भी इस समय यही सोचना था कि आकर्ष उनसे डर गया है। यही सोचकर उस माध्यमिक शिष्य ने अपना हाथ आकर्ष की तरफ बढ़ाया। तुमने सुना नहीं? मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? मुझे अपना खूंखार जानवर नहीं बेचना है। उच्च माध्यमिक शिष्य की यह हरकत एक आकर्ष को हल्का गुस्सा आ गया और उसने एक कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम सभी के सामने मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो? आकर्ष की बात सुन, उस माध्यमिक शिष्य ने एक गुस्से से भरी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारा मजाक कब बनाया? आकर्ष ने एक उलझन भरे स्वर में पूछा। आकर्ष, जब तुमने सुवर्णा को मना किया तो इन्हें लगा कि शायद तुम सुवर्णा से यह कह रहे हो कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। कन्वी ने आकर्ष को समझाते हुए कहा। केवल अब जाकर आकर्ष को उस माध्यमिक शिष्य की बात का मतलब समझ आया था। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे अपना खूंखार जानवर नहीं बेचना है। अब चुपचाप यहां से जाओ और मुझे अपना खाना खाने दो। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तो उस माध्यमिक शिष्य का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा और उसने आकर्ष को सबक सिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सिर के ऊपर इस समय पूरे 110 हाथियों की परछाइयां मौजूद थीं, जो कि स्पष्ट कर रही थीं कि वो एक सृष्टिमंडल के 8वें स्तर का योद्धा है। तो अब तुम दूसरों की वस्तुएं हासिल करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे। क्या सप्त शौर्य गुरुकुल अपने शिष्यों को यही सब कुछ सिखाता है?
आकर्ष ने एक कर्कश और तेज आवाज में कहा, ताकि रेस्टोरेंट में बैठे बाकी सभी मेहमान उसकी आवाज को स्पष्ट सुन सके। जैसे ही बाकी सभी मेहमानों ने आकर्ष की आवाज सुनी तो वो सभी उसकी तरफ देखने लगे। यहाँ क्या चल रहा है? सप्त शौर्य गुरुकुल का एक शिष्य दूसरे की वस्तुओं को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश कैसे कर सकता है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि सप्त शौर्य गुरुकुल ने यह साफ नियम बना रखा है कि उनके गुरुकुल का एक भी शिष्य अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को परेशान नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? क्या तुमने अभी सुना नहीं कि इस लड़के ने क्या कहा? इसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह शिष्य जबरदस्ती अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी वस्तुओं को हासिल करना चाह रहा है। एक एक करके सभी मेहमान सप्त शौर्य गुरुकुल के नियमों पर सवाल उठाने लगे। जब उस माध्यमिक शिष्य ने आसपास के मेहमानों की बातें सुनी तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। यह बात तो किसी से भी नहीं छुपी थी कि उनके गुरुकुल के नियम अनुसार कोई भी शिष्य अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों की वस्तुओं को हासिल नहीं कर सकता है। बच्चे, तुमने अपना यह खूंखार जानवर मुझे पहले ही बेच दिया है। मुझसे पैसे लेने के बाद अब तुम अपनी बात से वापस हट रहे हो। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी वस्तु कहां ले रहा हूं? मैं तो अपनी वस्तु ले रहा हूं जो कि मैंने तुमसे खरीदी है। उस माध्यमिक शिष्य ने आकर्ष पर आरोप लगाते हुए कहा। तो यह बात है। देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सप्त शौर्य गुरुकुल के शिष्य अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुमने पहले ही अपना खूंखार जानवर उसे बेच दिया तो अब इस शिष्य पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनने के बाद रेस्टोरेंट में बैठे लगभग सभी मेहमान एक एक करके उस माध्यमिक शिष्य का पक्ष लेने लगे और आकर्ष को आरोपी ठहरने लगे। इतने बड़े गुरुकुल का शिष्य इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? कन्वी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। सिर्फ वो, बल्कि दिया भी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। कोई व्यक्ति उन पर झूठा आरोप लगाकर उनका खूंखार जानवर हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में अगर वो उस पर गुस्सा नहीं होती तो और क्या प्रतिक्रिया देती? लगता है तुम्हारे गुरुकुल के नियम सभी शिष्यों पर लागू नहीं होते हैं। अगर लागू होते तो आज तुम इतना आगे नहीं बढ़ते। आकर्ष ने गुरुकुल के उन तीनों शिष्यों की तरफ देखते हुए एक शांत स्वर में कहा, बच्चे, यह बहाने बनाना बंद करो। तुम अपना यह खूंखार जानवर मुझे पहले ही बेच चुके हो, इसलिए निर्दोष दिखने का दिखावा बंद करो। अगर तुमने चुपचाप अपना यह खूंखार जानवर मुझे नहीं दिया तो मुझे तुम पर प्रहार करना होगा। उस माध्यमिक शिष्य ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए कहा, बच्चे, यह शिष्य सही कह रहा है। एक बार सामान बेचने के बाद तुम उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते हो। बिल्कुल, एक योद्धा के लिए उसके कहे शब्द सबसे जरूरी होते हैं। अगर तुम अपने शब्दों पर ही कायम नहीं रह सकते तो तुम्हारे योद्धा होने का क्या मतलब? एक एक करके फिर से सभी मेहमान उस माध्यमिक शिष्य का पक्ष लेने लगे और आकर्ष को सुझाव देने लगे कि उसे अपना खूंखार जानवर उस माध्यमिक शिष्य को लौटा देना चाहिए। आकर्ष ने किसी भी मेहमान की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी को नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि जब तक वो शांत बनकर रहेगा सभी लोग उसी के अच्छेपन का फायदा उठाएंगे। यहाँ मौजूद लोगों को घटना की कोई भी जानकारी नहीं है और सभी बस बहाव के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, भीड़ को गुस्सा दिलाकर तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यह सुवर्ण कुंतल इंदूर मुझे सौंप दो। उस माध्यमिक शिष्य ने एक बार फिर से अपनी लालची निगाहों के साथ सुवर्णा की तरफ देखते हुए आकर्ष से कहा, बिल्कुल, जल्दी करो और यह खूंखार जानवर हमारे सीनियर को सौंप दो, वरना इस रेस्टोरेंट से बाहर सही सलामत जाने के बारे में भूल जाओ। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, एक बार फिर से सोच लो। गुरुकुल के दोनों प्राथमिक शिष्यों ने भी आकर्ष को धमकाने की कोशिश करते हुए कहा। तीनों शिष्यों का इस समय यही सोचना था कि भीड़ उनके साथ है, इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर आकर्ष ने जैसे ही उन दोनों प्राथमिक शिष्यों की धमकी सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पहले उसे लगा था कि सप्त शौर्य गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल के शिष्य थोड़े समझदार और व्यवहार में अच्छे होंगे,
लेकिन अब इन तीनों शिष्यों को देखने के बाद उसको समझ आ गया था कि पहाड़ केवल दूर से ही चिकने दिखते हैं, करीब जाने पर ही पता चलता है कि वो कितने खुरदरे हैं। भले ही सप्तशौर्य गुरुकुल की प्रतिष्ठा काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके सभी शिष्य उतने अच्छे नहीं थे। उदाहरण के लिए यह तीनों शिष्य जो कि इस समय आकर्ष के सामने खड़े थे, सुवर्णा को हासिल करने के लिए इन्होंने आकर्ष पर झूठा आरोप तक लगा दिया था। तुम्हें जो कुछ कहना था वो कह चुके, अब चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं। आकर्ष ने सप्तशौर्य गुरुकुल के उन तीनों शिष्यों की तरफ देखा और एक कर्कश आवाज में कहा। उसने अभी तक इन तीनों की बकवास सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनी थी क्योंकि उसे गुरुकुल में प्रवेश करना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उनकी हर एक बात को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सुनता रहेगा। बच्चे, लगता है तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है। आकर्ष का जवाब सुनने के बाद उस माध्यमिक शिष्य ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसे पता था कि भीड़ उसके साथ है, इसलिए अब उसे गुरुकुल के नियमों की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यही सोचकर उसने आकर्ष पर प्रहार करना चाहा। वैसे उसका असली मकसद भी यही था। शुरुआत से लेकर अभी तक उसने यह सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो आकर्ष पर हमला कर सके और उसे सबक सिखा सके। उसने आकर्ष पर झूठा आरोप इसलिए लगाया था कि आगे अगर गुरुकुल इस मामले की जांच करना भी चाहे तो भी वही सही साबित हो, आकर्ष का कोई भी पक्ष ना ले। उस माध्यमिक शिष्य की बात सुनने के बाद इस बार रेस्टोरेंट में बैठे सभी मेहमान बड़ी रुचि के साथ आकर्ष की तरफ देखने लगे। आजकल के बच्चों में समझदारी बिल्कुल नहीं बची है। ना यह लोग अपने शब्दों का महत्व जानते हैं और ना ही इन्हें यह पता है कि एक योद्धा वास्तव में कैसा होना चाहिए। इन्हें बस आता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाना और घमंड दिखाना। सही कह रहे हो। सामान बेचने के बाद उस सामान को देने से मना करना ना सिर्फ बेईमानी है बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध भी है। ऐसे लोगों के साथ तो बातचीत करके समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसके जैसे लोग सजा के ही लायक हैं। इन पर तो दया दिखाना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। कुछ मेहमानों ने आकर्ष की बुराई करते हुए कहा, तुम लोग बिना सच्चाई जाने मालिक पर आरोप कैसे लगा सकते हो? क्या तुम में से एक ने भी देखा कि हमने इस शिष्य से पैसे स्वीकार किए हो या फिर इन्हें अपना खूंखार जानवर बेचा हो? दिया ने अपने गुस्से से लाल चेहरे के साथ सभी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। दिया, इन्हें समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये वो लोग हैं जो एक पक्ष की बातें सुनकर फैसला लेते हैं। दिया को गुस्सा होते देख कन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करवाते हुए कहा। कन्वी की बात सुनकर तुरंत आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। लड़की, सोच समझकर आरोप लगाओ। बिल्कुल, तुम होती कौन हो हम पर आरोप लगाने वाली? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब यह तो नहीं कि सप्तशौर्य गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल के यह शिष्य झूठ बोल रहे हैं और तुम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं? चलो मान लेते हैं कि इन्होंने तुम पर झूठा आरोप लगाया, पर यह बताने का कष्ट करोगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या इतने बड़े गुरुकुल के शिष्य होते हुए इन्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत है? भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने कन्वी पर गुस्सा होते हुए कहा। जब कन्वी ने उन सब लोगों की बातें सुनी तो एक पल के लिए उसका चेहरा भी गुस्से से पूरा लाल हो गया। वो इस समय इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर तक कांपने लगा था। दरअसल उसने अपना ज्यादातर समय घर में ही बिताया था, इसलिए इस प्रकार की स्थिति से निपटने का उसके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जब सभी लोग कन्वी पर आरोप लगा रहे थे, ठीक तभी पूरे रेस्टोरेंट में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी चुप हो गए। यह आवाज किसी और ने नहीं बल्कि आकर्ष ने की थी। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा था, जिस कारण तेज आवाज हुई और सभी चुप हो गए। इस समय आकर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था। लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर कोई उसके परिवार पर उंगली उठाए तो यह उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। आकर्ष को गुस्से में देख पूरी भीड़ शांत हो गई, लेकिन सभी अब आकर्ष को अपनी कर्कश निगाहों के साथ घूर रहे थे। वो सभी अब बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि गुरुकुल का वो माध्यमिक शिष्य आगे आए और आकर्ष को सबक सिखाएं। क्यों? भीड़ में शर्मिंदा होने की वजह से अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? सप्तशौर्य गुरुकुल के उस माध्यमिक शिष्य ने
आकर्ष पर हंसते हुए कहा। वैसे उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही समय में पूरी भीड़ उसके साथ खड़ी हो जाएगी। वो समझ गया था कि यही सही समय है। अगर अब वो आकर्ष पर हमला भी कर देता है तो भी कोई उसे गलत कहने वाला नहीं था। बस बहुत हो गया। तुम लोगों के साथ अब मैं जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद कर चुका हूं। सहस्त्रजीत, इस कचरे को बाहर फेंक दो। आकर्ष इस समय तक अपना सारा सब्र खो चुका था। वाद विवाद करके अब वो अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सीधे ही सहस्त्रजीत को उन्हें सबक सिखाने को कह दिया। इधर जैसे ही सप्तशौर्य गुरुकुल के उन तीनों शिष्यों ने आकर्ष की बात सुनी तो वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। न सिर्फ वह तीनों बल्कि भीड़ भी जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि उन्हें आकर्ष की बातें किसी मजाक की तरह लग रही थीं। सबसे पहले तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सहस्त्रजीत उस माध्यमिक शिष्य से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और दूसरी बात, अगर सहस्त्रजीत शक्तिशाली है तो भी वो यहां अवंती साम्राज्य में खड़े होकर सप्तशौर्य गुरुकुल के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो सीधे सप्तशौर्य गुरुकुल की ताकत को चुनौती देगा। सप्तशौर्य गुरुकुल अवंती साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक था। फिर एक सामान्य व्यक्ति उनसे उलझने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो आज्ञा मालिक। आकर्ष का आदेश सुनते ही सहस्त्रजीत अपनी जगह से तुरंत गायब हुआ और अगले ही पल सप्तशौर्य गुरुकुल के उन तीनों शिष्यों के ठीक सामने पहुंच गया। इससे पहले कि वो तीनों शिष्य कोई प्रतिक्रिया भी दे पाए, सहस्त्रजीत ने एक ही प्रहार में उन तीनों को उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। एक के बाद एक उन तीनों शिष्यों के जमीन पर गिरने की आवाज रेस्टोरेंट के बाहर से सुनाई देने लगी। अब यह नजारा देखकर रेस्टोरेंट में खड़े वो सभी मेहमान जो कुछ समय पहले तक आकर्ष पर हंस रहे थे, उन्होंने एकदम से अपना मुंह बंद कर दिया। रेस्टोरेंट में कुछ समय के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। उन सभी को हैरानी इस बात की नहीं हो रही थी कि सहस्त्रजीत ने एक ब्रह्ममंडल के योद्धा की ताकत प्रदर्शित की है, बल्कि हैरानी उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की हो रही थी कि सहस्त्रजीत ने सच में सप्तशौर्य गुरुकुल के शिष्यों को उठाकर बाहर फेंक दिया है। अवंती साम्राज्य में आकर किसी ने पहली बार सप्तशौर्य गुरुकुल के शिष्यों पर प्रहार किया था। अवंती साम्राज्य में यह बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि सप्तशौर्य गुरुकुल अपने शिष्यों की सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा कठोर है। इसलिए सभी का इस समय यही सोचना था कि यह मध्य अवस्था का आदमी बहुत जल्द सप्तशौर्य गुरुकुल के हाथों मारा जाएगा। लेकिन उन सभी को इस समय एक बात पता नहीं थी कि सप्तशौर्य गुरुकुल के यह तीनों शिष्य किसी भी स्थिति में जाकर इस बात की शिकायत गुरुकुल को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो तीनों जानते हैं कि यहाँ पर गलती किसकी है। सप्तशौर्य गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल को मूर्ख बनाना इन तीनों शिष्यों की क्षमता में नहीं था। अगर वो किसी तरह गुरुकुल को इस बात की शिकायत कर भी देते हैं तो भी गुरुकुल के बड़े एल्डर्स एक ही पल में उनके झूठ को पकड़ लेंगे।